अरस्तु को वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में देखिए पॉलिटिकल साइंस का फादर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको बायोलॉजी जूलॉजी के भी फादर इसको बोला जाता है, वो क्योंकि इसका बैकग्राउंड ही कुछ मेडिकल फील्ड से था। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन इस क्लास में हम जानेंगे कि मतलब कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे कैसे सारी बातें। तो अरस्तु को पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल थॉट के, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, उसके इतिहास की बात करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है, ठीक है। वह प्लेटो का सबसे मेन शिष्य में से एक माना जाता है, सबसे मेन स्टूडेंट में से एक माना जाता है। लेकिन वह प्लेटो की तरह कल्पनावादी था, यानी कि अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो तो आइडियलिस्टिक एक फिलोसफर रहे हैं, लेकिन जो अरिस्टोटल है वो पूरी तरीके से इमेजिनेशन को सपोर्ट करने वाला था, यानी कि कल्पनावादी था, कल्पनाओं पर चीज़ें वो करता था। उसका जो पॉलिटिकल जो थिंग, जो सोचने की जो चिंतन था, यानी कि जो राजनीतिक चिंतन था, वो पूरी तरीके से व्यवहारिकता पर आधारित था, यानी कि प्रैक्टिकली चीज़ों को, यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा वो फोकस करता था, ठीक है। और इसी वजह से उसे राजनीति का सबसे प्रथम वैज्ञानिक भी माना जाता है, क्योंकि उनका जो डायरेक्शन था वो बेसिकली साइंटिफिक डायरेक्शन को मतलब बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और अब देख लेते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि भाई साइंटिफिक डायरेक्शन उनका कहाँ से आता है, क्या वो। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी जो भी फिलोसफर होते हैं उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है बहुत डिपेंड करता है उनके व्यवहार पर। तो अरस्तु का जन्म 384 यानी कि 384 ईसा पूर्व में स्टैरिगर के थ्रेसियन नगर में हुआ था, और उसके जो पिता निकोमेकस थे वो मकदूनिया के राज दरबार में एक वैद्य थे, ठीक है, यानी कि डॉक्टर थे। उसके दादाजी भी चिकित्सा शास्त्री रहे हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में बहुत बड़े एक तरीके से चिकित्सा शास्त्री रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली जो पारिवारिक प्रथा है, जो उनकी फैमिली जो ट्रेडिशनल है, उनके अकॉर्डिंग उसे भी डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त हुई, ठीक है। यानी कि जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड देखिए, जो हमारे फैमिली में चल रहा होता है ना, उसको जो अपॉर्चुनिटी है वो भी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो वो भी अवसर हमें मिल जाता है। जैसे कि आपकी फैमिली में, अगर आपकी फैमिली में सभी टीचर्स होंगे तो बेसिक सी बात है, वो सारे के सारे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप भी एक टीचर बने, क्योंकि वो उस लाइन में सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो वो आपको भी उसी लाइन में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो कई हद तक आपको वो भी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, जो अवसर है वो वहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही अरस्तु का भी जीवन ऐसे था, जहाँ पर जिस फैमिली में उसका जन्म हुआ, उस फैमिली में वो डॉक्टर की फैमिली थी, पहले से उसके दादा परदादा डॉक्टर लाइन में थे, तो इस हिसाब से उसको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई, ठीक है। तो चिकित्सा शास्त्र का जो स्टडी करने की वजह से अरस्तु में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। यहाँ से उसको साइंटिफिक डायरेक्शन को डेवलप हुआ। उसके बाद उसकी चीज़ें मतलब रियलिस्टिक वो इमेजिनेशन करता, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीज़ों को फिर देखता, जिसके बाद में उसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में उसको पूरी तरीके से यूज़ किया। अगर हम यूटिलाइज की बात करते हैं तो फिर बाद में उसने पॉलिटिकल साइंस में पूरी तरीके से स्टडी के रूप में उसको यूज़ किया, अपनी जो साइंटिफिक डायरेक्शन था, अपनी जो साइंटिफिक सोच थी। और मतलब ये कि फैमिली का पूरा प्रेशर था कि वो डॉक्टर बने, बट उसका जो दिमाग था, उसकी जो रुचि थी, उसका जो इंटरेस्ट था वो फिलोसफी लाइन में ज़्यादा था। तो वहाँ से उसका माइंड डाइवर्ट होता है और वो प्लेटो की एकेडमी में जाकर के एडमिशन लेता है, वहाँ पर पढ़ता है और 17 वर्ष की आयु में एथेंस चला जाता है। उसके बाद में प्लेटो का शिष्य बन करके अपनी आगे की जो भी स्टडी का काम है वो स्टार्ट करता है। अब बात कर लेते हैं अरस्तु की पद्धति के बारे में, कि मेथड ऑफ अरिस्टोटल। तो मेथड का मतलब होता है कि अरस्तु ने अपने पूरे अध्ययन में किन मेथड का यूज़ किया। उन्होंने 2 मेथड का यूज़ किया था, और जो कि प्लेटो ने भी यूज़ किया था, ठीक उसी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और उन्होंने वही मेथड को यूज़ करते हुए अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। तो सबसे पहले जैसे निगमनात्मक डिडक्टिव मेथड और आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड, इन 2 विधि का उन्होंने अपने स्टडी में प्रयोग किया। अब बात करते हैं अरस्तु राज्य के बारे में, अरिस्टोटल स्टैंड एंड द स्टेट की। अरिस्टोटल राज्य को लेकर के उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो अरस्तु की सबसे फेमस अगर हम ग्रंथ की बात करते हैं पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने राज्य से संबंधित बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका प्रतिपादन किया, जिसको एक्सप्लेन किया। और अपने गुरु यानी कि जो उनके गुरु रहे, जो उनके टीचर रहे, प्लेटो के समान ही अरस्तु भी अपने समय में सोफिस्ट विचारकों के जो भी उनके आइडियोलॉजी थे उनके हमेशा उनके अगेंस्ट रहे हैं। क्योंकि प्लेटो के, जब आप प्लेटो पढ़ते हो, आपने प्लेटो वाली जो लेक्चर्स है अगर आपने अटेंड किया होगा, तो वहाँ पर भी मैंने बताया कि प्लेटो पूरी तरीके से सोफिस्ट के अगेंस्ट रहा, और उसी का प्रभाव जब अरिस्टोटल पर देखने को मिलता है। तो अरिस्टोटल भी सोफिस्ट का विरोध करता है, ठीक है, उसकी पूरी आइडियोलॉजी का विरोध करता है। तो राज्य को वो प्राकृतिक संस्था या संगठन मानता है,
कि जो स्टेट है वो जस्ट ए नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो एक सामाजिक प्राणी है। कहने का मतलब है कि समाज के बिना वो उसी तरह नहीं रह सकता है जिस तरह के जो मछली होती है वो बिना पानी के नहीं रह सकती। ठीक है, तो अगर मनुष्य को अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है, हर तरीके से जो सुख सुविधा है वो उसे सोसाइटी के अंदर ही मिल सकती है। तो वहाँ पर सोसाइटी को जस्ट ए नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, राज्य को नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन अरिस्टोटल यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य की मुख्य विशेषता यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राज्य एक प्राकृतिक संगठन यानी कि स्टेट इज अ नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अरस्तु पूरी तरीके से जो स्टेट है उसको एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन की तरह डिफाइन करता है। ठीक है, कि जो राज्य है उसका धीरे धीरे विकास हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन है यानी कि स्टेट इज अ बेस्ट एंड सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन। तो अरस्तु के अनुसार राज्य सिर्फ संगठनों का ही संगठन नहीं है बल्कि सर्वश्रेष्ठ संगठन माना जाता है। उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो सिर्फ एक संगठन ही नहीं माने बल्कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ओवरऑल सबसे सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन हम स्टेट को मानते हैं। अरस्तु ने स्टेट के संबंध में एक आइडियोलॉजी के आधार पर एक एक्सप्लेन किया है कि अन्य सभी संगठन मनुष्य की उसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं जिसकी पूर्ति के लिए, जिसकी अचीवमेंट के लिए उसका गठन किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो सबसे सुप्रीम मानते हैं स्टेट को। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य व्यक्ति से प्रथम है। द स्टेट इज बिफोर द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर मतलब जब हमने इससे पहले वाले पॉइंट में क्या डिस्कस किया कि राज्य सर्वश्रेष्ठ है, अब उन्होंने व्यक्ति से भी सर्वश्रेष्ठ बताया है राज्य को। ठीक है, यानी कि सबसे सुप्रीम पर उन्होंने स्टेट को रखा है, व्यक्ति को बाद में रखा है। तो अरस्तु का एक विरोधाभासी तर्क होता है, यानी कि इसका विरोध भी किया गया कि अगर हम स्टेट को प्रायोरिटी में रखेंगे तो व्यक्ति को हम सेंटर पॉइंट पे क्यों नहीं रख सकते। तो उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे थिंकर्स हैं। तो एक विरोधाभासी तर्क है क्योंकि काल की दृष्टि से, अगर हम टाइम पीरियड की डायरेक्शन से देखें तो व्यक्ति और उसका परिवार जो राज्य का बहुत ही बड़ा रूप है पहले अस्तित्व में आते हैं और राज्य उसके बाद में। कहने का मतलब ये है कि जो फैमिली है वो राज्य का एक बड़ा रूप माना जाता है, लेकिन वो सबसे पहले अस्तित्व में आता है और राज्य उनके बाद में आता है। और परिवार जिससे राज्य उत्पन्न होता है एक अपूर्ण संगठन है। इम्पोर्टेंस के डायरेक्शन से अगर हम देखें तो अरिस्टोटल स्टेट को व्यक्ति और फैमिली से भी प्रथम सिद्ध करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नगर राज्य के विकास का अंतिम रूप, यानी कि द सिटी स्टेट इज द लास्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो जो नगर राज्य है वो राज्य के डेवलपमेंट का एक अंतिम रूप माना जाता है। अरस्तु परिवार और ग्राम के माध्यम से, यानी कि जो गांव हैं उनके माध्यम से, उनके बेस से विकसित होने वाले जो नगर राज्य, जो सिटी स्टेट हैं, उनको मनुष्य के राजनीतिक विकास यानी कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उनका अंतिम रूप से वो मानता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भर राज्य। तो जो राज्य की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी मानी जाती है, एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी मानी जाती है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक स्टेट की, कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट स्टेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विविधता में एकता का प्रतीक यानी कि सिंबल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अरस्तु के गुरु प्लेटो ने भी राज्य में एकता को स्थापित करने के लिए उसने व्यापक जो डाइवर्सिटीज़ है उनके उन्मूलन पर जोर दिया। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि स्टेट में हर एक पंथ, हर एक वर्ग का जो नागरिक है वो वहाँ पर रहता है। तो ऐसे में एक ही राज्य में अगर वो सभी तरीके से पीसफुल तरीके से वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, दैट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से सारे विचारों का प्रभाव अरस्तु पर पड़ता है। तो अरस्तु के अनुसार भी कि स्टेट की सबसे बड़ी स्पेशलाइजेशन, सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक वो ये होती है कि सिंबल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो एक स्टेट जो होता है वो विविधताओं में एकता का प्रतीक भी होता है कि एक स्टेट के अंदर हर वर्ग का, हर जाति का इंसान वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य उद्देश्य कार्य यानी कि स्टेट ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल की उनके अनुसार एक राज्य के क्या फंक्शंस होने चाहिए। बेसिक सी बातें सारे देखिए, ज़्यादातर स्टेट के फंक्शंस या वेलफेयर स्टेट के फंक्शंस की बात करें नॉर्मली, चाहे वो किसी भी थिंकर के अकॉर्डिंग ना हो, तो एक स्टेट के मेन फंक्शन क्या होना चाहिए कि वो अपने नागरिकों के लिए पूरी तरीके से आत्मनिर्भर की जो जीवन है वो उन्हें प्रोवाइड कराए। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट वहाँ के नागरिक बने। ठीक है, उसके बाद में बाकी जो एजुकेशन है वो उन्हें प्रोवाइड कराएं और सेफ्टी प्रोवाइड कराए। ये सारी तो मेन कंपल्सरी चीज़ें हुई जाती। और अरस्तु के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु क्या कहता है कि राज्य का जो मेन टारगेट है वो मनुष्य जीवन के सिर्फ सुरक्षा ही नहीं है, यानी कि वो इंसानों की जो लाइफ है उसके लिए सेफ्टी ही नहीं है, बल्कि उसके सद्गुणों का विकास कर उसे श्रेष्ठ बनाना भी है। यानी कि पूरी तरीके से उसके हर एक पॉइंट को वो डेवलप करता है। यानी कि एक इंसान की, एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो मेन टारगेट होता है वो पूरा अचीव कहाँ पे कर पाता है, वो स्टेट के अंदर कर पाता है। तो स्टेट का एक मेन उद्देश्य ये भी हो जाता है कि वो अपने हर एक नागरिक को पूरी तरीके से एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कराए और साथ साथ में जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो उस पर ध्यान दे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अरस्तु का आदर्श राज्य कि द आइडियल स्टेट ऑफ द अरिस्टोटल। अरस्तु के आदर्श राज्य का मतलब ये है कि उत्तम जीवन की उपलब्धि करना, एक ऐसे जीवन की प्राप्ति करना जो पूरी तरीके से उत्तम हो, सर्वोच्च हो, एक सुप्रीम हो, सबसे बेस्ट हो हर एक नागरिक के लिए। ठीक है, यही आदर्श राज्य। और एक आदर्श राज्य का मतलब, आइडियल स्टेट का मतलब होता है कि वहाँ पे जितने भी सिटीजन हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, और यही आइडियल स्टेट एक प्लेटो ने भी दिया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आदर्श राज्य की विशेषताओं के बारे में, यानी कि जो आइडियल स्टेट है उसके मीनिंग्स को आप यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। जैसे नैतिक स्वरूप यानी कि मॉरल कैरेक्टर, तो आइडियल स्टेट की सबसे मेन फीचर्स तो उसका यही होता है, वो एक मॉरल कैरेक्टर का स्टेट होता है। ठीक है, मॉरलिटी के बेस पर क्रिएट किया हुआ राज्य होता है। अब मॉरलिटी क्या होती है? मॉरलिटी का मतलब होता है सद्गुणों का चरित्र का बनाना। ठीक है, यानी कि आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। उसका उद्देश्य कि व्यक्ति का साक्षात्कार करना, वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं और उनके बारे में उनको डेवलप करना, उनकी हर एक जो मॉरलिटी है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, और बाकी की बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। जैसे दूसरा पॉइंट है मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादक, एन एक्सपोनेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द मिडिल वे। तो अरस्तु प्लेटो की तरह एक अति आदर्शवादी ही नहीं है, बल्कि व्यवहारवादी आदर्शवादी है। यानी कि प्रैक्टिकली चीज़ों को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है। उसने अपने हर एक थ्योरी में प्रतिपादन इसी तथ्य को ध्यान में रख कर के किया है, जो भी एक्सप्लेनेशन की है कि मध्यम मार्ग के सिद्धांत को अपनाने, यानी कि ज़्यादा ना तो एक्सट्रीम में जाना है, ना ही ज़्यादा मतलब उसके बारे में ऐसे ही सोचना है कि वो कभी नहीं मतलब पूरा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल मध्यम मार्ग को, यानी कि मिडिल जो डायरेक्शन है, जो मिडिल एरा है उसको सपोर्ट करना है, उसको अपनाना है। ठीक है, कि ना तो ज़्यादा कल्पनावादी होना है कि वो हम प्रैक्टिकली भी ना कर पाएँ, और ना ही ज़्यादा थ्योरेटिकल कि वो लिखा ही रह जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो आइडियल स्टेट की होती है वो होती है कि वहाँ पर जो भी रूल रेगुलेशन है वो सभी के लिए समान होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब तो हम बेसिकली सभी जानते हैं। विधि का शासन यानी कि जहाँ पर जाति, वर्ग या किसी भी धर्म को लेकर के कानून के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, कानून सबके लिए एक जैसा होना है। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये एक आइडियल स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते नागरिकता संबंधी विचारों यानी कि अरिस्टोटल्स व्यूज ऑन सिटीजनशिप। अब अरस्तु के अकॉर्डिंग उसके विचार है कि कौन से ऐसे नागरिक हैं जिनको नागरिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे 4 टाइप की नागरिकता को लेकर के एक्सप्लेन किया है कि भाई इन व्यक्तियों को नागरिकता मिलनी चाहिए। जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया कि सिर्फ राज्य में निवास करने की दृष्टि से भी किसी को नागरिक हम नहीं मान सकते, क्योंकि एक राज्य में विदेशी भी रहते हैं और दास भी निवास करते हैं, है ना, कि नो वन कैन बी कंसीडर सिटीजनशिप द पॉइंट ऑफ व्यू ने रेजिडेंट इन द स्टेट बिकम्स फॉरेनर्स एंड स्लेव्स आल्सो रिजाइड इन द स्टेट। तो वहाँ पर बाहर से भी लोग रह रहे हैं और वहाँ पे वो स्लेवरी भी है। ठीक है, तो हम पूरी तरीके से भी उनको नागरिकता नहीं दे सकते, नागरिक नहीं मान सकते। तो पहला तो पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, नागरिकता का कंसेप्ट अलग है कि उसको अचीव कैसे किया जाता है, उसको अडॉप्ट कैसे किया जाता है, और वो ख़त्म कैसे होती है। ठीक है, वो फिनिश कैसे होती है, डिस्ट्रॉय कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे हम एक आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम अरिस्टोटल एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ रहे हैं। अरिस्टोटल जिसके अकॉर्डिंग यानी कि उनके अनुसार एक नागरिकता किन किन लोगों को मिलनी चाहिए, उन्होंने यहाँ पे 4 टाइप में डिस्क्राइब इसको किया है। तो पहला उन्होंने बता दिया है कि नागरिक हम उन्हें भी नहीं मान सकते, क्योंकि एक राज्य में जितने भी नागरिक हैं हम पूरी तरीके से उन्हें भी नागरिक नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ पे लोग बाहर से भी आ रहे हैं और वहाँ पे लोग दास भी हैं। ठीक है, दूसरा वो बताते हैं कि अभियोग चलाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नागरिक नहीं बनाता। कहने का मतलब है क्योंकि यह अधिकार विदेशों को भी संधि के माध्यम से प्राप्त हो जाता है कि एवन द राइट्स टू प्रोसीड डज नॉट मेक ए पर्सन ए सिटीजन। तो
वहाँ पर अगर दो कंट्री के बीच में या फिर देश विदेश के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसके मध्य कोई ट्रीटी होती है, तो उसके आधार पर भी हम उसे नागरिक नहीं मान सकते कि भाई ट्रीटी हो रही है तो कुछ लोग रह करके उस देश में काम कर रहे हैं तो जस्ट नॉट ए सिटीजन। ठीक है। इसके बाद तीसरा वो कहते हैं कि जन्म या नागरिक की जो संतान है उसको भी नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह बात पुराने राज्यों के लिए तो उपयुक्त हो सकती है लेकिन एक नए बसाए जाने वाले राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। वो ऐसा क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ अरिस्टोटल के विचारों के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद फोर्थ और लास्ट पॉइंट वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नागरिकता के बारे में कि जिसकी नागरिकता छीन ली गई है या जिसे देश निकाला दिया जा चुका है उसे तो हम किसी भी कीमत पर नागरिक नहीं मान सकते। ठीक। तो ये 4 पॉइंट में उन्होंने डिस्क्राइब किया है नागरिकता संबंधी अपने विचारों को कि किन किन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए, किन लोगों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दास प्रथा पर अरस्तु के क्या विचार है, यानी कि एरिस्टोटल व्यूज ऑन स्लेवरी सिस्टम, यानी कि जो दास प्रथा है, जो स्लेवरी है, उसको लेकर के अरस्तु के क्या विचार, अरस्तु क्या कहता है, क्या उन्हें सपोर्ट करता है या उनके अगेंस्ट है। देखिए दास प्रथा का वो हमेशा समर्थक रहा, और वो समर्थक क्यों है, उसको सपोर्ट क्यों करता है, उसकी कंडीशनिंग है, उसकी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस कि स्लेवरी को उन्हें सपोर्ट करना पड़ा। वह उसे एक प्राकृतिक और न्यायोचित संस्था मानता था क्योंकि दासों के अस्तित्व पर ही सारी यूनानी सभ्यता की व्यवस्था आधारित थी और उसकी मुक्ति उनके विनाश का कारण बन सकती थी। तो स्वयं अरस्तु कई दासों का स्वामी भी था। ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो स्लेवरी जो सिस्टम है उसको वो सपोर्ट करता था कि भाई जो स्लेवरी है, जो दास है, वो एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह है, एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है। और इनका जो अस्तित्व पूरी तरीके से यूनानी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इसे ख़त्म करेंगे तो एक कहीं ना कहीं हम सिविलाइजेशन को फिनिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो उसको सपोर्ट करता था और बहुत सारे दासों का जो संगठन था, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो संस्था थी, उनका वो स्वामी भी रह चुका था, यानी कि उसको जो लीड भी कर चुका था। ठीक है। तो कहीं हद तक अगर हम बात करते हैं एरिस्टोटल के व्यूज़ को लेकर के, मतलब जो स्लेवरी